नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत शिक्षा में। आज हम करने वाले हैं कक्षा 12 के अर्थशास्त्र में जो सीबीएसई टर्म 1 होने वाला है उसके सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में लिया है। और ये सभी टर्म सीबीएसई टर्म 1 के पाठ्यक्रम पर पूरी तरह से आधारित है। तो चलिए आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। कौन सा है मुद्रा का प्राथमिक कार्य? मूल्य का संचय, मूल्य का मापन, आय का वितरण या फिर भावी भुगतान। तो देखिए, मुद्रा का प्राथमिक कार्य इनमें से सिर्फ एक ही है, मूल्य का मापन। बाकी हमारे क्या है? बाकी हमारे गौण कार्य है या फिर सहायक कार्य है। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक है। कौन सा है भारत का केंद्रीय बैंक? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। तो हमारा ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। अगला प्रश्न है हमारा, 1 रुपये के नोट का निर्गमन कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, भारत सरकार या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है हमारा भारत सरकार जो है वो 1 रुपये के नोट का निर्गमन करती है। अगला है, जनता का बैंक कौन सा होता है? कौन से बैंक को जनता का बैंक कहा जाता है? व्यापारिक बैंक, केंद्रीय बैंक या फिर दोनों को। तो देखिए, जनता का संबंध केवल व्यापारिक बैंक से होता है, केंद्रीय बैंक से जनता का संबंध नहीं होता। तो ए हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, व्यावसायिक बैंक क्या काम करते हैं? नोट निर्गमन करते हैं, ग्राहकों की जमा को स्वीकार करते हैं, ग्राहकों को ऋण देते हैं या फिर आबस है तीनों हमारा काम करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन बन जाएगा हमारा आबस तीनों, क्योंकि व्यावसायिक बैंक नोट निर्गमन भी करते हैं, ग्राहकों की जमा को भी स्वीकार करते हैं और ग्राहकों को ऋण भी देते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मुद्रा वह दूरी है जिसके डैश अर्थ विज्ञान केंद्रित है। तो क्या है इसका आंसर बताइए? पीछे, चारों ओर, त्रिविमीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान केंद्रित है। अर्थ विज्ञान का क्या अर्थ है? धन का विज्ञान। अर्थ का मतलब यहाँ पे मीनिंग वाला अर्थ नहीं है, बल्कि अर्थ का मतलब है धन से यहाँ पे। अगला प्रश्न है, मुद्रा के प्राथमिक कार्य डैश एवं डैश दोनों है। विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन, भावी भुगतान, साख का आधार। तो देखिए, जो भावी भुगतान और साख का आधार है ये हमारा क्या है? मुद्रा का गौण कार्य है। तो प्राथमिक कार्य कौन सा है? विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ट्रस्टी की भूमिका निभाना बैंक का कार्य है। किस बैंक का कार्य है? कौन सा बैंक ट्रस्टी की भूमिका निभाता है? प्राथमिक बैंक, सहायक बैंक, महत्वपूर्ण या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए, ट्रस्टी की भूमिका निभाना वाणिज्यिक बैंकों का क्या होता है? सहायक कार्य होता है, मुख्य कार्य नहीं होता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का डैश बैंक कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यापारिक बैंक, केंद्रीय बैंक या दोनों ही कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है हमारा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या कहा जाता है? केंद्रीय बैंक कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बैंकों का बैंक कहा जाता है। किसे कहा जाता है बैंकों का बैंक? तो देखिए, बैंकों का बैंक हमारा कहा जाता है किसे? केंद्रीय बैंक को। क्योंकि जिस प्रकार वाणिज्यिक बैंक, व्यापारिक बैंक जनता के लिए कार्य करते हैं, वही सारे कार्य जो केंद्रीय बैंक है वो व्यापारिक बैंकों के लिए करता है, इसलिए इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय बैंक डैश को ऋण प्रदान करता है। कंपनी को, जनता को, सरकार को या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो हमारा केंद्रीय बैंक है, जो आरबीआई है, वो हमारा केवल सरकार को ऋण प्रदान करता है, कंपनी और जनता से इनका कोई भी लेना देना नहीं होता। आगे चलते हैं। आगे है हमारा, साख सर्जन का कार्य डैश द्वारा बैंक द्वारा किया जाता है। साख सर्जन का कार्य कौन से बैंक करते हैं? हमारे केंद्रीय बैंक, व्यापारिक बैंक, सार्वजनिक बैंक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारे व्यापारिक बैंक है ये हमारे साख सर्जन का कार्य करते हैं, केंद्रीय बैंक साख सर्जन का कार्य नहीं करता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 13 है, डैश एक अच्छा सेवक किंतु बुरा स्वामिनी है। कौन है? बैंक, सरकार, मुद्रा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, मुद्रा एक अच्छा सेवक किंतु बुरा स्वामिनी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, डैश के पास प्राथमिक जमाएं होती है। किसके पास प्राथमिक जमाएं होती है? सरकार, केंद्रीय बैंक, व्यापारिक बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन क्या? ऑप्शन सी होगा, व्यापारिक बैंक, क्योंकि ये ही जो है जमा को स्वीकार करते हैं, इसलिए इनके पास ही ये होता है।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 15, जमा स्वीकार करना व्यापारिक बैंक, आरबीआई, व्यापारिक बैंक या फिर दाम कहा जाता है। तो देखिए, जमा स्वीकार करना और ऋण देना व्यापारिक बैंकों का कार्य होता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जनता का बैंक किसे कहा जाता है? व्यापारिक बैंक को, आरबीआई को, व्यापारिक बैंक, दाम कहा जाता है। तो देखिए, जनता का बैंक किसे कहा जाता है? व्यापारिक बैंक को जनता का बैंक कहा जाता है, आरबीआई को सरकार का बैंक कहा जाता है। आगे चलते हैं। आगे हमारा सरकार का बैंक, अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है, उसे ही हमारा क्या कहा जाता है? सरकार का बैंक कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मुद्रा का प्राथमिक कार्य, मुद्रा का प्राथमिक कार्य छांटना है आपको इसमें से। देखिए, स्थानांतरण, मूल्य का संचय, व्यापारिक बैंक, मूल्य का मापन। तो स्थानांतरण और मूल्य का संचय क्या है? मुद्रा के गौण कार्य है, ठीक है। और व्यापारिक बैंक का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा कि मूल्य का मापन मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राचीन भारत में सिक्कों को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्राचीन भारत में सिक्कों को? तो इसे कहा जाता है दाम, ठीक है। प्राचीन भारत में सिक्कों को दाम कहा जाता था। आगे हमारा राजस्व बजट में शामिल है। सरकार की राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय, सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां या आ और ब दोनों। तो देखिए, राजस्व बजट में हमारा सरकार की राजस्व प्राप्तियां होती है, सरकार का राजस्व व्यय भी होता है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आ और बी दोनों। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, सरकार द्वारा उधार लेना है। क्या है सरकार द्वारा उधार लेना? राजस्व प्राप्ति है, राजस्व व्यय है, पूंजीगत प्राप्ति व्यय है या फिर पूंजीगत प्राप्ति है। जो सरकार जो भी उधार लेती है वह हमारी क्या होती है? पूंजीगत प्राप्ति होती है। चाहे ये उधार जो है सरकार ने जनता से लिया हो या फिर हमारे केंद्रीय बैंक से लिया हो। कर के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय कहलाती है। कर के अतिरिक्त जो अन्य स्रोतों से आय प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गैर कर प्राप्तियां। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, उस कर को क्या कहा जाता है जिसका भार चुकाने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है? यानी कि जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है उसी व्यक्ति को उस कर का भुगतान करना होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, बजट को आधिक्य का बजट कब कहा जाता है? कब कहा जाता है आधिक्य का बजट? जब अनुमानित प्राप्तियां अनुमानित व्यय के बराबर हो, अनुमानित प्राप्तियां अनुमानित व्यय से कम हो, अनुमानित प्राप्तियां अनुमानित व्यय से ज़्यादा हो या फिर अनुमानित प्राप्तियां गुणा अनुमानित व्यय। तो देखिए, जब अनुमानित प्राप्तियां हमारी अनुमानित व्यय से ज़्यादा होती है तब उसे क्या कहा जाता है? आधिक्य का बजट कहा जाता है। और घाटे का बजट कब कहा जाता है? जब अनुमानित प्राप्तियां अनुमानित व्यय से कम होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संपदा एक पर कर एक डैश है। क्या है? अप्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर है, सेवा कर है। तो जो संपदा है, असेट्स है, संपत्ति पर कर है, वह हमारा प्रत्यक्ष कर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऋण पर ब्याज मिलना एक डैश प्राप्ति है। क्या है ऋण पर ब्याज मिलना? ऋण पर ब्याज मिलना हमारा क्या है? राजस्व प्राप्ति है, पूंजीगत प्राप्ति व नीतिगत प्राप्ति नहीं है। प्रश्न नंबर 27 है, पूंजीगत व्यय डैश अवधि के लिए किए जाते हैं। जो पूंजीगत व्यय किए जाते हैं क्या वह अल्पकालीन होते हैं या दीर्घकालीन होते हैं या फिर 1 साल के लिए किए जाते हैं? तो देखिए, जितने भी हमारे पूंजीगत व्यय होते हैं वे हमारे दीर्घकालीन अवधि के लिए किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, अनुमानित व्यय बराबर डैश संतुलित बजट कहलाता है। ठीक है, अनुमानित व्यय बराबर हमारा क्या होता है? यदि अनुमानित व्यय हमारी अनुमानित आय के बराबर हो जाएगी तो संतुलित बजट कहलाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, घाटे का बजट कब होता है? जब अनुमानित आय, अभी मैंने आपको बताया था अनुमानित आय अनुमानित व्यय से ज़्यादा होती है तो आधिक्य का बजट होता है, और इसके विपरीत अनुमानित आय अनुमानित व्यय से कम होती है तो हमारा क्या होता है? घाटे का बजट हमारा होता है। तो अनुमानित आय जब कम होगी अनुमानित व्यय से तो घाटे का बजट होगा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन भुगतान कहाँ दिखाया जाएगा? तो वृद्धावस्था पेंशन भुगतान क्या है हमारा? ये हमारा क्या है? गैर विकासीय व्यय है। गैर विकासीय व्यय है तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है हमारा, पूंजीगत व्यय क्या होते हैं? अंशपत्रों में विनियोग, पूंजीगत प्राप्तियां, गैर विकासीय व्यय या फिर योजना व्यय। बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका? तो देखिए, जो हमारा पूंजीगत व्यय है वह हमारा क्या होता है? योजना व्यय है, योजनागत व्यय होता है, योजना में किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 32, कर राजस्व क्या है? ये अंशपत्रों में विनियोग है, पूंजीगत प्राप्तियां है, गैर विकासीय व्यय है या फिर राजस्व प्राप्तियां। तो देखिए, करों से जो भी आय होती है वह हमारी क्या होती है? राजस्व प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 33 है हमारा, पूंजीगत प्राप्ति
होती है। क्या इनमें से एक पूंजीगत प्राप्ति है? तो पूंजीगत प्राप्ति, अनुदान, लोन की वसूली, सोना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो बी जो है लोन की वसूली, ऋणों की वसूली क्या है हमारी? पूंजीगत प्राप्ति है। आगे हमारा भारत में सरकारी बजट केवल डैश के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जो केंद्रीय बजट है कौन प्रस्तुत करता है? निजी बैंक, केंद्रीय बैंक या फिर केंद्रीय सरकार? तो देखिए हमारे देश का जो बजट है वह केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसे केंद्रीय बजट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बजट सरकार की डैश का विवरण होता है? लाभ तथा हानि का विवरण, लाभ और आय का, या हानि और व्यय का, या आय और व्यय का? तो देखिए जो सरकार का बजट होता है, सरकार का बजट जो है उसकी अनुमानित आय और अनुमानित व्यय का विवरण होता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 36, राजस्व प्राप्तियों में कर प्राप्तियां और गैर कर प्राप्तियां दोनों को शामिल किया जाता है। और पूछा है ये सत्य है, असत्य है, या फिर अनुमान नहीं लगाया जा सकता, या फिर सभी गलत है? तो देखिए इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए सही है। राजस्व प्राप्तियों में कर प्राप्तियां और गैर कर प्राप्तियां दोनों को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सरकार की अनुमानित आय यदि ज़्यादा हो सरकार के अनुमानित व्यय से तो ये क्या कहलाता है? अभी हमने बात करी थी कि आय ज़्यादा और व्यय कम, तो हमारा क्या होगा? आधिक्य का बजट होगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, आधिक्य का बजट। प्रश्न नंबर 38 है हमारा, विदेशी विनिमय दर किसी मुद्रा की कीमत को व्यक्त करती है? किसमें व्यक्त करती है विदेशी विनिमय दर? स्वर्ण के रूप में, धातु के रूप में, अन्य मुद्रा के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विदेशी विनिमय दर जो है वह एक मुद्रा की कीमत को अन्य मुद्रा के रूप में व्यक्त करती है। अगला प्रश्न है हमारा, सरकार द्वारा निर्धारित विनिमय दर को कहा जाता है? जो सरकार द्वारा निर्धारित विनिमय दर होती है जिसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाता, उसे क्या कहा जाता है? स्थिर विनिमय दर कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 40 है, भुगतान संतुलन में शामिल होते हैं? क्या शामिल किया जाता है भुगतान संतुलन में? केवल आयात निर्यात, वस्तुओं का आयात निर्यात, या दृश्य एवं अदृश्य मदें दोनों? तो देखिए जो भुगतान संतुलन होता है उसमें दृश्य व अदृश्य मदें दोनों शामिल की जाती है, जबकि व्यापार संतुलन में केवल दृश्य मदों को शामिल किया जाता है। आगे चालू खाते की मद है। क्या है चालू खाते की मद? स्वर्ण, ऋण, ब्याज व लाभांश, या फिर बैंकिंग? तो देखिए चालू खाते की मद हमारी क्या है? यह हमारी क्या है? स्वर्ण है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नई व्यापार नीति जो है इसकी घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा की गई थी 1991 में। 1991 में उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण की जो नीतियाँ लाई गई थी, जिन्हें आर्थिक सुधार का नाम भी दिया जाता है, उसे ही नई व्यापार नीति भी कहा जाता है, 1991 में आई थी। प्रश्न नंबर 43 है, डैश संतुलन में दृश्य व अदृश्य दोनों मदें शामिल होती है? किसमें दोनों मदें शामिल होती है? अभी हमने बात की थी कि भुगतान संतुलन में दृश्य व अदृश्य दोनों मदें शामिल होती है, व्यापार संतुलन में केवल दृश्य मदों को शामिल किया जाता है। व्यापार का उद्देश्य डैश कमाना होता है, चाहे फिर वह राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय। देखिए जितने भी तरीके के व्यापार हो, चाहे वह हमारे देश के अंदर हो रहा हो या देश से बाहर जा रहा हो, तो सभी का उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, सेकेंडरी उद्देश्य कल्याण होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा में घटा दिया जाता है तब यह क्या कहलाता है? देखिए जब घरेलू मुद्रा का मूल्य जो है घटाया जाता है, खुद से घटाया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? अवमूल्यन कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 46, व्यापार विभिन्न देशों के संकट के समय सहायक होता है? क्या सहायक होता है? घरेलू, विदेशी, अंतर्गत, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए हमारा जो विदेशी व्यापार होता है वह विभिन्न देशों के संकट के समय सहायक होता है, क्योंकि यदि किन्हीं देशों में परेशानियां हैं, अर्थव्यवस्था खराब है, तो एक दूसरे की सहायता उसमें की जा सकती है। प्रश्न नंबर 47 है हमारा, विनिमय दर प्रणाली में किसी भी मौद्रिक सत्ता द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता? कौन सी विनिमय दर प्रणाली है जिसमें किसी के द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जाता? तो ये है हमारी लोचपूर्ण यानी कि लोचशील फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इसमें क्या होता है? मुद्रा की मांग और विनिमय की पूर्ति के द्वारा हमारा विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है। प्रश्न नंबर 48 है, भुगतान संतुलन खाता अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता को प्रतिबिंबित करता है? सत्य है, असत्य है, निर्धारित नहीं कर सकते? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए सत्य है। अगला प्रश्न है हमारा, व्यापार संतुलन किसी देश की सेवाओं के निर्यात तथा सेवाओं के आयात के बीच अंतर होता है? व्यापार संतुलन जो है किसी देश की सेवाओं के निर्यात तथा सेवाओं के आयात के बीच में अंतर होता है। तो क्या ये हमारा सही है?
तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ ये है कि सिर्फ सेवाएं नहीं बल्कि वस्तुओं को भी इसमें शामिल किया जाता है, और ये सत्य है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है ये हमारा सही हो जाएगा कि सही है, लेकिन वस्तुओं को भी शामिल किया जाता है। प्रश्न नंबर 50 फिर से वही है। नई व्यापार नीति, मैंने बताया था जो आर्थिक सुधार आए थे 1991 के, उन्हें ही नई व्यापार नीति का नाम दिया गया था, जिसमें उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की नीति को अपनाया गया था। उदारीकरण में लाइसेंसिंग को समाप्त किया गया था, निजीकरण में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को निजी क्षेत्र के लिए खोला गया था, और वैश्वीकरण के अंतर्गत एक देश तथा सभी देशों में व्यापार के लिए खुली छूट दी गई थी। व्यापार संतुलन सदैव क्या रहता है? असंतुलित, घाटे का, अधिक्य का, या फिर संतुलित? तो देखिए व्यापार संतुलन सदैव क्या रहता है? संतुलित रहता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भुगतान संतुलन में डैश मदों को शामिल किया जाता है। दृश्य मदे, अदृश्य मदे, दृश्य व अदृश्य मदे। तो अभी हमने बात की थी कि भुगतान संतुलन में दृश्य व अदृश्य मदे दोनों को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है आंतरिक व्यापार डैश होता है। क्या होता है? एक से अधिक देशों के बीच होता है, एक देश की सीमा के अंतर होता है, आयात निर्यात, या फिर संतुलन। तो जो आंतरिक व्यापार होता है वो एक देश की सीमा के अंतर्गत होता है। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो एक से अधिक देशों के बीच में किया जाता है। अगला है भुगतान संतुलन सदैव रहता है। कैसा रहता है भुगतान संतुलन? भुगतान संतुलन सदैव जो है संतुलन में रहता है। आगे हमारा विदेशी व्यापार डैश होता है। क्या होता है विदेशी व्यापार? एक से अधिक देशों के बीच, एक देश की सीमा के अंदर, आयात निर्यात, संतुलन, मध्य देश की मुद्रा का विनिमय कम होना। तो देखिए विदेशी व्यापार जो है एक से अधिक देशों के बीच में किया जाता है। अगला प्रश्न है अवमूल्यन क्या है? एक से देशों के बीच, एक देश की सीमा के अंदर, आयात निर्यात। तो देखिए अवमूल्यन क्या होता है? अवमूल्यन होता है मध्य देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा में कम होना। तो ऑप्शन ई हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है हमारा चालू खाते की डैश। एक से अधिक देश के, एक देश की सीमा के अंदर। तो ये क्या है बताइए? हमारा चालू खाते में क्या शामिल होता है? चालू खाते में हमारा आयात निर्यात शामिल होता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विदेशी विनिमय दर किसी मुद्रा की कीमत को डैश में व्यक्त करती है। किस में व्यक्त करती है विदेशी विनिमय दर? तो ये व्यक्त करती है अन्य मुद्रा के रूप में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है हमारा सरकार द्वारा निर्धारित विनिमय दर को क्या कहा जाता है? सरकार द्वारा निर्धारित विनिमय दर स्थिर विनिमय दर कहलाती है। प्रश्न नंबर 60 डैश संतुलन में दृश्य व अदृश्य दोनों मदें शामिल होती है। किसमें होती है? भुगतान संतुलन में दृश्य व अदृश्य मदें दोनों को शामिल किया जाता है। तो देखिए मैंने इस वीडियो में आपको 60 प्रश्न कराए हैं, और ये 60 के 60 प्रश्न आपके मैक्रो इकोनॉमिक के सीबीएसई टर्म 1 का 12th का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। आगे की वीडियो पाने के लिए और एमसीक्यू प्रश्न पाने के लिए आप हमारे चैनल उन्नत शिक्षा को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखिए अभी एमसीक्यू सीरीज चल रही है, इसमें अभी मैंने मैक्रो कराया है। आगे मैं फिर जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका वीडियो लूँगा। तो यदि आपको हमारे आगे के वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।